As we know, there are 5 functions of management. They are planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So far, we have already learned planning as a functions of management. Today, we'll be learning about organizing, that is the meaning of organizing, and organizing process. So, bef- before we'll be learning the meaning of organizing, let us learn the term organization first. The term organization has been derived from organism, which means a structure of the body divided into different parts that are held by a fabric of relationship as one organic whole. तो जैसे एक ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होता है, हेड है, आईज है, ईयर है, नोज है, और इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स अगर आप देखें होता है, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे अंडरटेक different activities, but these parts in isolation do not be a whole or complete human body. ये parts of body अपने आप में एक human body नहीं हो सकता. That is, this part collectively called a human body or constitute a human body. ये सारे मिल करके एक ह्यूमन बॉडी बनता है. इसी तरह से बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्क करते हैं, एंड दे अंडरटेक देयर एक्टिविटीज, बट इन आइसोलेशन they cannot be a whole organization. To be an organization, all these departments, sections, group of people need to be constituted. For example, आप एक स्कूल की बात लें. स्कूल में लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, ऑफिस है. There are so many parts, but ये सारे मिल करके एक स्कूल होता है. उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है. बट दिस डिपार्टमेंट इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन. टू बी अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन दे नीड टू बी कंस्टिट्यूटेड इन वन. तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है. ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म शब्द से निकला है. अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको पूछे जाएंगे. व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? तो ये ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इसका एक डेफिनेशन थियर हैमन ने दिया है. इसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है. आप कोई दूसरा डेफिनेशन भी कर सकते हैं. ये डेफिनेशन एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 114, दैट इज 114 में भी दिया है. आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द enterprise and establishing authority relationship among them. This is one of the best definition of organizing. और जब आप इसे याद करें तो देखिए, आप बहुत सिंपली इसको याद भी कर सकते हैं.
इसको पार्ट वाइज करिए और फिर याद कीजिए। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अब यहाँ पे कोई याद करने वाली तो बात नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ, तो इसमें तो कोई याद करने वाली बात नहीं है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डीजी, ये याद रखिए। डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डीजी, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग क्या? द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटीज को डिफाइन करना एंड ग्रुप करना। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, तो यहां तक आप याद करिए पहले। एंड एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, ये ऑथोरिटी रिलेशनशिप क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन्स वर्क for the attainment of common goal, their interrelationship must be clearly defined. जब एक ऑर्गेनाइजेशन में दो या दो से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उसके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप को क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है। यानी कि किनको किसे रिपोर्ट करना है। आप एक स्कूल की बात लें तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना है जहाँ पे प्रिंसिपल, फिर है वाइस प्रिंसिपल, फिर है डिफरेंट टीचर्स, फिर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पता है कि किनको किसको रिपोर्ट करना है, एक क्लैरिटी है रिलेशनशिप में। तो यही कहता है एंड एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। तो एक कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, इस तरह से एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। तो इसके डेफिनेशन को आपको याद करना है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डीजी, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज of the enterprise and establishing authority relationship among them. Now let us come to the organizing process. आपको याद है कि प्लानिंग चैप्टर में भी हम लोगों ने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा है जिसमें 7 पॉइंट्स थे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में 4 पॉइंट्स है। तो पहले हम इसका पॉइंट्स को देखें, फिर इसका एक्सप्लेनेशन को आगे करेंगे। पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड चौथा है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये 4 पॉइंट है। इसका मैंने यहां पर एक शॉर्टकट दिया है, आइडिया। ये आइडिया आपको बड़ा आसानी से याद हो सकता है, तो आप इस पॉइंट को याद कर सकते हैं। तो अब ये कैसे आइडिया बना, आप इसको ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट बनाया गया है। पहले आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है डी फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। लेकिन यहाँ पर इसको चौथा में कर दिया गया है ताकि आपका एक सिंपल सा एक वर्ड बन सके जिसको आपको याद हो सके। क्योंकि अगर हम इसको आई डी ए ई करते तो शायद याद करना ज़्यादा मुश्किल था। तो जब आप लिखेंगे इसको तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ को तीसरे नंबर में लिख देंगे और ई जो है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसको चौथे नंबर में कर देना है। यानी कि यहाँ पर जो आइडिया है आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, ई लास्ट में आ जाएगा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, और ए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज थर्ड नंबर में कर देंगे। क्योंकि प्रोसेस में हम सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर शॉर्टकट बनाने के लिए इसको किया गया है। ऐसे प्लानिंग प्रोसेस का भी एक शॉर्टकट था, शायद मैंने उसमें डिस्कस नहीं किया था उस वीडियो में। तो ये है
आइडिया। आपको याद रखना है, ये बड़ा आसानी से आपको याद हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सिर्फ ध्यान रखना है कि आइडिया में ए थर्ड नंबर में आ जाएगा और ई जो है फोर्थ नंबर में आ जाएगा जब आप पॉइंट को लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, और पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ये आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? पहचान करना। और डिवीजन ऑफ वर्क, जो कार्य का विभाजन करना। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक स्कूल का ही इंस्टेंस लें, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी अकेले नहीं चला सकता। एक ऑर्गेनाइजेशन को कार्य का विभाजन करना पड़ता है। और कार्य का विभाजन कैसे करना पड़ता है? पहले उसकी पहचान करनी पड़ती है कि किस तरह की एक्टिविटीज़ है। जो एडमिशन से रिलेटेड है उसको एडमिशन के जगह में रखना है, जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है उसको एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है। तो सबसे पहला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का जो पहला पॉइंट है ये है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसमें कहता है द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ the first step in the process of organizing involves identifying and dividing the work that has to be done in accordance with previously determined plans। तो जो पहला काम है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, जो पहला स्टेप है, यह है पूर्व निर्धारित योजनाओं के तहत कार्य का पहचान करना एवं विभाजन करना। तो उसके बाद कहता है द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड एंड द वर्क कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग द एम्प्लॉइज। अब ये कार्यों का विभाजन क्यों करना है, इसकी पहचान प्रॉपरली क्यों करना है? ताकि इसकी डुप्लीकेशन को रोका जा सके, यानी कि किसी भी कार्य की पुनरावृत्ति ना हो। एक ही काम को उसकी डुप्लीकेशन दो जगह ना हो जाए, वो एडमिशन में भी चला गया और एग्जामिनेशन में भी चला गया नहीं। या अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो एक ही काम को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हमने नोट कर लिया, फाइनेंस में भी कर लिया और दूसरे डिपार्टमेंट में भी कर लिया। नहीं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको प्रोडक्शन में रखेंगे, जो फाइनेंस से रिलेटेड है उसको फाइनेंस में रखेंगे। सो द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज so that duplication can be avoided and the work can be shared among the employees। और जो burden of the work है that need to be shared by all the employees। ये जो काम का जो बोझ है ये सभी कर्मचारियों के बीच बांटा जाना है, इसके लिए भी ये ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर जो पॉइंट्स होता जिसमें मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, एंड द वर्क कैन बी दैट इज द बर्डन ऑफ द वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉइज होता, तो यहाँ पर द बर्डन ऑफ द वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉइज। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। आप देखिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंटलाइजेशन में आप देखेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इस तरह से अलग अलग अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? वंस द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, then those activities which are similar in nature are grouped together। एक बार हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया वर्क्स का एंड डिवीजन ऑफ वर्क्स हो गया, तो उसके बाद
एक बार हमने उसकी पहचान कर ली एक्टिविटीज़ की, वर्क्स का, उसका डिवीज़न हो गया, तो उसके बाद सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक जगह ग्रुप करना है ताकि एक डिपार्टमेंट हम बना सकें। जैसे फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है एक जगह, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है एक जगह, उसी तरह से मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है एक जगह। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। सो क्या कहता है इसमें ध्यान देने जो एक बात है कि देन दोज एक्टिविटीज़ विच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप टुगेदर। जो एक तरह का नेचर का है उसको ग्रुप करना है एक जगह, और यही एक्टिविटीज होता है सच सेट फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। और जब हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो उससे स्पेशलाइजेशन आता है। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन। दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। और इसी ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज, that is one set of activities at one place, is called departmentalization. Departments can be created using several criteria as a basis. तो जो डिपार्टमेंट्स को जो हम बनाते हैं उसके कई आधार हैं। हम बनाते हैं फंक्शंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस के आधार पर जब हम बनाते हैं, दैट इज व्हेन द डिपार्टमेंटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है आपको। फंक्शंस के आधार पर जब हम करते हैं तो ये हो जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और व्हेन द डिपार्टमेंटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इसमें इसको ज़रूरत नहीं है। और कई बार हम डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के आधार पर भी करते हैं। जैसे आप कोई मॉल वगैरह जाते हैं तो हर एक का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। ग्रॉसरी का एक जगह है, कॉस्मेटिक्स का एक जगह है, क्लॉथ्स का एक जगह है, यूटेंसिल्स का एक जगह है। तो इस तरह से हम डिपार्टमेंट के आधार पर भी, हम प्रोडक्ट के आधार पर भी डिपार्टमेंट कर सकते हैं। यानी on the basis of functions, on the basis of products, and there are other criteria as well on which departmentation is done. तो डिपार्टमेंट्स कैसे बनता है? एक तरह के एक्टिविटीज को, सिमिलर एक्टिविटीज को एक जगह ग्रुप करते हैं। नाउ लेट अस कम टू द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ duties. It is necessary to define the work of different job positions and accordingly allocate work to various employees. हर एक जॉब पोजीशंस का, जैसे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसका जॉब पोजीशंस को डिफाइन करना होता है। मार्केटिंग का जो उसमें जो काम करेंगे उसके जॉब पोजीशन को डिफाइन करना होता है, और फिर इसको अलग अलग एम्प्लॉइज को काम को आवंटन करना होता है। दैट इज दे आर असाइन्ड द ड्यूटीज। वंस डिपार्टमेंट हैव बीन फॉर्म्ड, एक बार डिपार्टमेंट को आपने फॉर्म कर लिया, ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हर एक डिपार्टमेंट को एक किसी के इंडिविजुअल के अंडर उसको डाला जाता है। जैसे प्रोडक्शन को प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर डाला जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइनेंस मैनेजर के अंदर डाला जाता है, उसी तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मार्केटिंग मैनेजर के अंदर डाला जाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज होता है, एक इंडिविजुअल होता है जो उसको देख रेख करता है, और उसके अंदर ढेर सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर effective performance that a proper match is made between the nature of a work and job and the ability of an individual. Effective performance के लिए
बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ये ज़रूरी है कि जो नेचर ऑफ वर्क है, नेचर ऑफ जॉब है, और जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है उसकी योग्यता में प्रॉपर मैच होना चाहिए। यानी कि अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी जाती है और उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालने की योग्यता नहीं है, तो फिर ये यूजलेस हो जाएगा। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए उपयुक्त है उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए उपयुक्त है उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाना चाहिए, मैनेजर बनना चाहिए। द वर्क मस्ट बी असाइंड to those who are best fitted to perform it well. So, such departments, such works should be signed or allocated to such individuals or employees who are best fitted to perform it. Otherwise, the very purpose of dividing the work and making different departments will be defeated. Now, the final point is establishing reporting relationships. Now, it says merely allocating work is not enough. सिर्फ काम का आवंटन कर देना काफ़ी नहीं है. Each individual should also know who he has to take orders from and to whom he is accountable. जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि when two or more than two persons work for the attainment of goals, their interrelationship must be defined very clearly. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में दो या दो से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उसके बीच का इंटर रिलेशनशिप को डिफाइन करना, परिभाषित करना क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि एवरीबडी शुड नो एज टू हु इज हिज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. सबको ये पता होना चाहिए कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है. जैसे हम एक स्कूल में बात करें तो प्रिंसिपल, he or she is to be the head of the organization, vice principal is the next immediate subordinate, then comes the teachers. So like this, and hierarchy is formed there, and a structure is formed there, and the relationship, interrelationship between all persons working in an organization is clearly defined. You will take this instance in a business organization, in a company. So the board of directors is the topmost persons working. Next one is the general manager, then comes the assistant manager, then could be the departmental heads, like this. So the establishment of such clear relationships helps to create a hierarchical structure and helps in coordination amongst various departments. और ये एक स्ट्रक्चर को तैयार करता है. ऐसा रिलेशनशिप एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर को तैयार करता है. हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहते हैं यानी कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसके बीच क्या रिलेशनशिप है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु इज़ टू रिपोर्ट टू हुम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें क्लियर हो जाता है, इसमें एक क्लैरिटी होती है. अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ सच क्लैरिटी, the very purpose, the very objectives of the organization cannot be attained. So we have learned that there are 4 steps in the organizing process. They are, as a shortcut, idea, so identification and division of work, डिपार्टमेंटलाइजेशन, आइडिया में ई को लास्ट में कर देंगे और ए को पहले करेंगे. सो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज,
स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एंड ऑर्गेनाइजिंग का जो डेफिनेशन है वो याद कर लेना है, बहुत सिंपल है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डीजी डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द enterprise and establishing authority relationship among them. So this way we have learned the meaning of organizing and the organizing process. आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मुझे कुछ पहले के पुराने स्टूडेंट्स ने मुझे एक आध बार रिमाइंड किया, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो मैंने इस चैनल का, यूट्यूब चैनल का नाम रखा है कॉमर्स सूत्रा, इसको सूत्रा की जगह में मैं किस और जोड़ूंगा। एंड आपको आगे एक आध सप्ताह में ये चेंजेस देखने को मिल सकता है कि कॉमर्स सूत्रा में आइदर कॉमर्स वर्ल्ड डीपीटी या कॉमर्स फ्रंट डीपीटी इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं बाद में नाम को तय करूँगा, अभी तय नहीं किया है, तो मैं आपको प्रीवियसली ये आपके इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। तो आप उम्मीद है कि आप ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को करेंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।